हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज मैं आप लोगों को सीएमए इंटरमीडिएट का जो पेपर भी जो हुआ था 19 ऑफ जुलाई, वो उसका इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट कराऊंगा। तो डायरेक्ट टैक्स तो पार्ट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, है ना। उसकी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई नहीं देख पाया है तो वो देख ले। और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग छोटी सी क्लास इनडायरेक्ट टैक्स का सारा पेपर जो कि एग्जाम में आया, क्या आया था 19 ऑफ जुलाई को, जो कि न्यू कोर्स पेपर था। दोस्तों आओ जरा देख लेते हैं। नाउ बच्चों, जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स में आप लोगों ने देखा सेक्शन ए के अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन कंपलसरी किया और बाकी 5 में से 4 क्वेश्चन करने थे। तो एग्जैक्टली वैसे ही, मतलब यहां सॉरी, बाकी 4 में से 3 करने थे, वैसे ही यहां पर भी बाकी 4 में से 3 ही करने हैं। तो मैं समझता हूं ये चीज आपके लिए बहुत बेटर है और ये बहुत बढ़िया है। और पेपर में कोई खास चैलेंजेस है नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट आओ जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स में 6 का ए पार्ट, जो कि एमसीक्यूज ही है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन अ पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। ऑब्वियस है 246 ए। बच्चों कितनी बार तो हम लोग शुरुआत में ही करते हैं। 246 ए इज फॉर levy of GST, 269A is for levy of IGST, 279A is GST Council। याद है? तो 246A is the correct answer। आगे बढ़ जाते हैं। अंडर जीएसटी लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड। भाई कौन कौन सी इसमें से सप्लाईज नेचुरली बंडल्ड? पैक ऑफ स्कूल बैग, वाटर बॉटल एंड लंच बॉक्स। अरे ये तो अलग अलग ही मिलती हैं, अलग अलग बिकती हैं, तो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। रेंट डीड जो कि 2 डिफरेंट फ्लोर्स के लिए है, एक रेजिडेंशियल के लिए और एक कमर्शियल के लिए, तो क्या पॉसिबल है कि इसको नेचुरली बंडल्ड बोल दें? क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं, तो ये भी नेचुरली बंडल्ड नहीं है दोस्तों। पैकेज ऑफ कैंड फूड सच एज पिज्जा, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, इन लोगों ने इसको, ये भी नेचुरली बंडल्ड में है क्या? मतलब ही नहीं बनता। तो अल्टीमेटली द डी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर, जहां पे लिखा है लैपटॉप अलॉन्ग विद अ लैपटॉप बैग। यस, सो लैपटॉप के साथ अगर लैपटॉप बैग की बात करो तो मैक्सिमम केसेस के अंदर आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बिजनेसमैन जो होते हैं, जो लैपटॉप के साथ ही लैपटॉप बैग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। तो अगर लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं तो ये हर एक कर रहा है और हर एक कर रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ नेचुरली बंडल्ड। और नेचुरली बंडल्ड है, इसका मतलब कॉम्पोजिट सप्लाई, और कॉम्पोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल गुड का जो जीएसटी रेट होता है ना, वही वाला रेट लग जाता है ना। आओ आगे बढ़ जाते हैं। अंडर जीएसटी लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज फर्स्ट व्हाइल डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन। भाई इतना आसान है, आप बताओ। पेमेंट ऑफ टैक्स में टॉपिक में पढ़ा था, जब सबसे पहले लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी को सेटल करना है? पुरानी, ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर करंट टैक्स पीरियड की, और फिर डिमांड रेज्ड अंडर सेक्शन 73 एंड 74। याद है? सो पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर करंट टैक्स पीरियड, और फिर उसके बाद डिमांड। बच्चों आगे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट, अंडर जीएसटी लॉ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनल रिटर्न इज। फाइनल रिटर्न कब भरा जाता है? जीएसटी रिटर्न। बताओ लास्ट डेट, बहुत सिंपल है, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज shall be excluded for determining the transaction of value of consignment for the e-way bill। बच्चों को जो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट जहां पे बताया जाता था 50,000 रुपए तक की वैल्यू से ज्यादा होगा तो ई-वे बिल बनाना है, वरना ई-वे बिल नहीं बनाना है। सो पैकिंग चार्जेस इंक्लूड करते हैं, डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड करते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड नहीं करते हैं। जी हाँ, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर आपको याद होगा एक क्वेश्चन हम लोगों ने, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल अगर दोनों हो उस गुड के अंदर, उस मतलब ट्रक के अंदर, तो एग्जेम्प्ट गुड्स की वैल्यू को इग्नोर करना है, सिर्फ टैक्सेबल करना है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आ जाओ दोस्तों, 6th पार्ट, अंडर कस्टम्स एक्ट 1962 ऑल द गुड्स डेरेलिक्ट, जेटसैम, फ्लोटसैम, wreck coming into India shall be dealt with as if they were into India। इंपोर्टेड मान लिए जाते हैं कि ये गुड्स इंपोर्ट किए गए हैं। यस और नो एवरीवन? तो ये है हमारा 6th पार्ट। आ जाओ आगे। ये तो हो गए एमसीक्यूज, आसान से एमसीक्यूज हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1/2 of the total number of members of the Goods and Service Tax Council shall constitute the quorum at its meeting। भाई 1/2 the total number of members, बिल्कुल सही। देखो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने मौजूद होने चाहिए, 1/2, एटलीस्ट 50%। तो ये 50% इज द करेक्ट आंसर। हाँ वो बात और है कि वोटिंग पावर कम से कम 3/4 चाहिए होती है, वो बात अलग है, बट कोरम के लिए 1/2, ठीक है।
Where an applicant for the GST registration has been submitted by the applicant after expiry of 30 days from the date of becoming liable, तो ये true है, ये वाला तो अच्छा. Where an application of GST registration has been submitted by an applicant after expiry of 30 days, अगर registration 30 days के बाद अप्लाई करते हो, हाँ, तो ऐसे केस में सर्टिफिकेट जिस दिन आता है उस दिन आप लाइबल होते, उस दिन आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है. याद है, अगर विद इन 30 डेज अगर आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देते हो तो डेट, जिस डेट पर आप लाइबल होते हो, अगर आप विद इन 30 डेज कर देते हो तो जिस दिन आप लाइबल होते हो वही इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है. और अगर लाइबल होने के 30 डेज की एक्सपायरी के बाद जाके आप अप्लाई करते हो तो जिस डेट पर आपके हाथ में सर्टिफिकेट आता है वो होता है. तो यहां पर ये गलत हो गया है, यहां पर हम लोगों को लिखेंगे फॉल्स. इज दैट क्लियर? गलत स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि जिस डेट पर लाइबल होते हैं वो, तो गलत है. ये कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज है तो लाइबल कैसे हो सकता है? लाइबल मतलब लाइबल वाली डेट कैसे इफेक्टिव डेट हो सकती है? इज दैट क्लियर? सर्टिफिकेट वाली डेट आएगी. अच्छा, नेक्स्ट इज वेयर एन आर्टिकल, एनी आर्टिकल एक्सपोर्टेड बाय एक्सपोर्टर टू इंडिया एट लेस देन इट्स नॉर्मल वैल्यू. अगर कोई गुड्स, जो एक्सपोर्टर है जो दूसरे देश में बैठा हुआ है, वो अपने देश से अगर गुड्स को नॉर्मल वैल्यू पर, नॉर्मल वैल्यू से भी सस्ते में इंडिया में एक्सपोर्ट करता है तो ये क्या है? ये डंपिंग है दोस्तों. क्या है ये? डंपिंग. इसको डंपिंग बोलते हैं. अगर कोई ऐसा काम करता है उसको डंपिंग बोलते हैं. और ड्यूटी कौन सी लगती है दोस्तों? एंटी डंपिंग. और ये बात कर रहे हैं सेफगार्ड ड्यूटी की. गलत जवाब, एंटी डंपिंग ड्यूटी. सेफगार्ड ड्यूटी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने लेस देन नॉर्मल वैल्यू पर बेचा ना. डंपिंग में ऐसा होता है. समझ गए बात? आगे आ जाओ. गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 इन द वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई शैल नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम लोग? कुछ तो समझ लो. कोई मतलब क्या समझ के स्टेटमेंट बनाया है? गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 द वैल्यू. अरे भाई एक्सीडिंग 50,000 होगा तो वो सप्लाई माना जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 50,000 लिमिट थी. बच्चों ये फॉल्स स्टेटमेंट है. कह रहे हैं शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई. गलत जवाब है, फॉल्स. क्या मेरी बात समझ में आई? अपने आंसर्स करेक्ट करते जाओ, चेक करते जाओ. और अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक आधी गलती चल जाती है, कोई बात. अंडर जीएसटी लॉ, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन इंश्योरर, इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज. दोस्तों याद है 45 डेज, 45 दिन के अंदर अंदर आपको सप्लाई के 45 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस रेज कर देना चाहिए. नॉर्मल वाले केस में 30 डेज और इस वाले केस में 45 दिन. अंडर जीएसटी अ रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस. सही बात है. टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इफ द वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस और बोथ सप्लाइड इज लेस देन 200, 200 रुपए. बच्चों याद है वो लिमिट 200 रुपए तक का अगर वैल्यू होता है इनवॉइस का तो इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है. मतलब 200 रुपए के कह रहे हैं अनरजिस्टर्ड के लिए इनवॉइस बनाने का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है. बट ऐसे केस में याद है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बनाना है पूरे एक दिन के अंदर. पूरे एक दिन के अंदर जितने भी इनवॉइसेस बने होते हैं उसके कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बनाने होते हैं, 200 रुपए से कम वाले, है ना. In case of NRTP, the certificate of GST registration shall be valid for the period of specified in the application for registration या फिर 90 days, मैक्सिमम 90 डेज. बच्चों याद आ रहा है? हाँ 90 डेज और एक्सटेंड किया जा सकता है. ये बात हम लोगों ने पढ़ी. आगे आ जाओ. वैसे 90 डेज. अंडर कस्टम लॉ, बैगेज इंक्लूड ऑल अनअकम्पनीड बैगेज. मतलब जो बाद में आते हैं. अनअकम्पनीड याद है ना? अकम्पनीड मतलब जो साथ में लेके आते हो. हाँ जब आते हो तो साथ में लेके आते हो. अनअकम्पनीड मतलब जो अलग से आते हैं. बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल. बच्चों अगर आपको वो डेफिनेशन याद हो, ठीक है, मोटर व्हीकल्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे आ जाओ. आइडेंटिफाई एनी 4 इश्यूज. आइडेंटिफाई कहा गया, हाँ 7th का ये पार्ट. आइडेंटिफाई एनी 4 इश्यूज इन द प्री जीएसटी रिजीम. पहले पुरानी प्रॉब्लम क्या थी? पुरानी इश्यूज का मतलब है बच्चों आपको बतानी है डेफिशिएंसीज. आपको याद होगा, मैं करवाता हूं क्लास के अंदर कि क्या वो कमियां रह गई थी. क्या रह गई थी? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी. कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ सेनवेट क्रेडिट. बच्चों याद है सेनवेट की वजह से भी. नो सेनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज. नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स. 4 नंबर का था, 4 ही इश्यूज बताने थे, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो याद करो, नो सेनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज. हम लोगों ने वो भी पढ़ा था कि भाई जीएसटी वैट और सर्विस टैक्स का आपस में इंटीग्रेशन नहीं होता था. जब गुड्स का बंदा सर्विस खरीद के गुड्स बेचते थे तो वो क्रेडिट नहीं ले पाते थे, जिसकी वजह से वो क्या बन जाती थी? कॉस्ट. और वो टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था. सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था पहले, तो इस वजह से कॉस्ट बन जाती थी. याद है? और सेनवेट की वैल्यू इंक्लूड की जाती थी वैट लगाते वक्त.
तो वो उसकी वजह से भी टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था। अच्छा, इसके अलावा याद होगा मैंने ये बात भी बताई थी, अदर टैक्सेस, बहुत सारे लोकल लेवीज लगते थे जिसकी वजह से उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, बट उनके ऊपर आगे वैट लगाया जाता था, तो वो भी कॉस्ट में ऐड होकर टैक्स लगता था। तो अल्टीमेटली ये आपके 4 इश्यूज इन द प्री जीएसटी रिजीम आपको वो एड्रेस करने होंगे। इज दैट क्लियर? नाउ 8 का नहीं 7th का भी एक पार्ट और रह गया है। एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजंस whether the following supplier of taxable goods or services are required to register under GST law. What is the threshold limit for registration? Simran Trader of Assam is exclusively engaged in intrastate supply of furniture as well as building bricks. भाई फर्नीचर के साथ बिल्डिंग ब्रिक्स का काम करता है। अब ये गड़बड़ हो गई। अब अगर देखो फर्नीचर का काम कर रहा होता तो असम, याद करो हज स्टेट्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, हज स्टेट्स के अंदर लिमिट क्या है? 40 लाख। कितनी है? 40 लाख। 40 लाख की लिमिट है वैसे तो गुड्स के लिए, बट क्योंकि बिल्डिंग ब्रिक्स का नाम ले लिया गया तो कि आप बिल्डिंग ब्रिक्स का काम भी कर रहे हो, तो ये 40 लाख की लिमिट, 40 लाख की लिमिट हट के कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 लाख। और क्योंकि ये लिमिट 20 लाख हो जाएगी तो 20 लाख होने की वजह से यहां पे इसका टर्नओवर 35 लाख है, तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा दोस्तों। यस, इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लिमिट रहेगी 20 लाख और ये लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। Siali Enterprises of Himachal Pradesh is engaged in intrastate supply of computer as well as electrical goods. Electrical good repairing service. अब भाई रिपेयरिंग सर्विस कर रहे हो, अरे भाई गुड्स के साथ सर्विस कर रहे हो, तो चाहे आप हिमाचल में हो, हिमाचल है तो क्या हो गया भाई, हज स्टेट्स के अंदर आते हो, कोई बात नहीं, हिमाचल, असम, जम्मू एंड कश्मीर 40 लाख की होती है अगर गुड्स का काम करता होता, सर्विसेज भी कर रहा है, इस वजह से लिमिट क्या हो जाएगी? 20 लाख। और क्योंकि टर्नओवर 38 लाख है, 20 लाख से क्या है? ज्यादा, इस वजह से ये रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? तो ये है 7th का बी पार्ट। इज दैट क्लियर? कानून लिखना कैसे है भाई? सबसे पहले तो आप लोगों ने लॉ लिखा होगा, मैंने आपको पहले बताया था, कानून लिखो, रूल लिखो, रूल कहता क्या है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस की बात करो और फिर उसके बाद अपना कंक्लूजन लिखो। ठीक है, आगे आ जाओ। 8th का ए पार्ट, assess which person is liable to pay GST. Assess which person is liable to pay GST in the following independent cases where supplier and recipient both are located in taxable territories. आपको बताना है इनमें से किन को GST देना होगा। फास्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि अनरजिस्टर्ड है, GTA है बच्चों, GTA, ट्रांसपोर्टेड गुड्स टू जॉइंट एंटरप्राइजेज अ पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। अरे भाई, अगर एक GTA सर्विस दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रजिस्टर्ड है GST में या नहीं, तो याद रखना है हमेशा रिवर्स चार्ज लगता है अनटिल अनलेस GTA ऑप्शन ले ले फॉरवर्ड चार्ज का। नहीं ले रहा तो जॉइंट एंटरप्राइजेस इज लायबल। तो आंसर इज जॉइंट एंटरप्राइजेस लायबल। क्या मेरी बात समझे? इज दैट क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा ज्वेलर्स is registered under GST, paid 5 lakh for sponsorship of beauty pageant in Mumbai to Sweeten Company, a partnership firm which is registered under GST. तो स्वीटन कंपनी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा होगा ब्यूटी पेजेंट का नाम से, और उस इवेंट में पूजा ज्वेलर्स से 5 लाख रुपए लिए गए स्पॉन्सरशिप। तो 5 लाख रुपए, इसका मतलब है सर्विस रेसिपिएंट कौन है? पूजा ज्वेलर्स। और अगर आपको याद हो स्पॉन्सरशिप के केस में हमेशा सर्विस रेसिपिएंट इज लायबल टू पे GST। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। बिकॉज पूजा ज्वेलर्स लिमिटेड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो यस, पूजा ज्वेलर्स लिमिटेड इज लायबल टू पे GST। क्या मेरी बात समझे? सो पूजा ज्वेलर्स लिमिटेड इसका आंसर होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे आ जाओ। 8th का बी पार्ट, जगमग is a manufacturer and supplier of goods registered under GST in the state of Rajasthan. Jagmag provide the following informations pertaining to GST paid on inputs in the month of October. ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। नीचे आ जाता है, लिखता है you may assume that all the necessary conditions for availing ITC has been fulfilled. Calculate the amount of ITC available for the month of October 22 by giving necessary explanations for the treatment of various inputs, various items as per the provision of GST law. तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, आपको बताना होगा किसका क्रेडिट मिलेगा और किसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आओ जरा देख लेते हैं। The goods that have been obsolete and whose value has been written off in the books. तो भाई
अगर गुड्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो गुड्स मौजूद ही नहीं है, लॉस्ट हो चुके हैं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कहता है, आईटीसी नहीं मिलता भाई साहब, ब्लॉक क्रेडिट, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल फॉर विच इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड अंडर जीएसटी हैज आल्सो बीन पेड फॉर द फुल अमाउंट अबाउट बट ओनली 90% ऑफ मटेरियल हैज बीन रिसीव्ड। 90% रिसीव हुआ है भाई। अगर आपको याद हो, इंस्टॉलमेंट्स में अगर गुड्स रिसीव होते हैं, जब तक आखिरी लॉट नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता, तो इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। आगे, कार परचेज फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार। देखो, कार वैसे तो आईटीसी के लिए नहीं मिलता है अगर 13 सीटिंग कैपेसिटी वाली व्हीकल है तो, बट क्योंकि फर्दर सप्लाई के लिए तो मिल जाता है, याद है। लेकिन सच कार वाज डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट व्हाइल यूजिंग टेस्ट व्हाइल बीइंग यूज्ड फॉर टेस्ट ड्राइव। भाई एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो गई ना गाड़ी, ऐसे केस में आईटीसी नहीं मिलता। याद करो बच्चों, ब्लॉक क्रेडिट 17(5) सेक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया कैंसल। आगे आ जाओ। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज फॉर रिपेयर्स एंड रेनोवेशन ऑफ ओन ऑफिस बिल्डिंग which is debited to profit and loss account of जगमग लिमिटेड। अरे भाई, वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस, अगर हम बात करो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर और इसके अंदर अगर वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रहा है, खर्चा दिखा रहा है, तो बच्चों याद है आईटीसी मिल जाता है। जी हां, 70,000 रुपए का आईटीसी मिल जाएगा। हाँ, अगर वो खर्चा कैपिटलाइज कर देता बुक्स के अंदर, बैलेंस उस एसेट की वैल्यू के अंदर, तो आईटीसी नहीं मिलता। याद है? आगे आ जाओ। बस परचेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज टू एंड फ्रॉम होम टू ऑफिस हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 13। भाई क्योंकि बस 13 सीटिंग कैपेसिटी, देखो नाम बस यूज करके तुम्हारा दिमाग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आईटीसी मिल जाएगा, बस है, बस वालों को तो मिल जाता है। नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि बस आपने एम्प्लॉइज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करी, और प्रॉब्लम यह है कि बस की सीटिंग कैपेसिटी 13 तक की है। अगर 13 से ज्यादा होती तो मिल जाता, बट यहां नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस पे भी लगाओ काटा। रॉ मटेरियल परचेज फॉर विच इनवॉइस इज मिसिंग। भाई रॉ मटेरियल इनवॉइस मिसिंग, डिलीवरी चलान है, डिलीवरी चलान के बेसिस पे कोई आईटीसी नहीं मिलता है। रॉ मटेरियल इनवॉइस होना चाहिए भाई, इनवॉइस ही नहीं है, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 70,000 रुपए रहेगा, जिसके बेसिस पर आपको आईटीसी मिलेगा। आगे आ जाओ। 9th क्वेश्चन का ए पार्ट, स्टेट द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। तो ट्रेडर ऑफ गुड्स के लिए क्या जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा? तो भाई याद करना, आपको याद होगा, ट्रेडर ऑफ गुड्स के लिए 1% जीएसटी 1% लगता है, और मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मशीन के लिए भी कितना? 1%। इज दैट क्लियर एवरीवन? 1% दोनों के लिए, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है भाई। दो ही तो थे रेट्स, एक ये वाले गुड्स वाले और एक रेस्टोरेंट वाले में 5% है और इसमें 1% है। और देखो क्वेश्चन ने स्टेट द रेट्स ऑफ सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी बोला है, तो जब आप 1 पढ़ते हो तो 1 का मतलब क्या है? 0.5 और 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी। तो आपको ये बात भी मेंशन जरूर करनी चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर हाथ से जाने नहीं देने चाहिए। आगे आ Lakshmi Limited, a supplier of goods, pays GST under regular scheme. It has made the following outward supplies in the taxable period. तो भाई ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम से पहले मतलब कितनी बार कर चुके हैं, मैं कई बार क्लास में करा चुका हूं, कोई बात नहीं, बट एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, करके देख लेते हैं और मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूं। आप लोगों ने तो निकाला ही होगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्रेडिट, देखो क्रेडिट दिया हुआ है आपको पहले से, ओपनिंग क्रेडिट, ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं। परचेजेस आपके पास दिए हैं, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट परचेजेस, इसके बेसिस पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। और ये आपकी कुछ आउटपुट सेल्स दे रखी हैं, जिसके बेसिस पे आपका आउटपुट टैक्स निकल आएगा, और फिर एडजस्टमेंट करना है। और आपको रूल्स याद है ना, आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, याद है? सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद सीजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद एसजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी, और यूटीजीएसटी क्रेडिट यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, है ना? और आईजीएसटी के क्रेडिट को सबसे पहले खत्म करना होता है, ये बात याद आ रही है। आईजीएसटी के क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट, और फिर इसके बाद सीजीएसटी के साथ, एसजीएसटी के किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रोपोर्शन। याद आ रही है बातें? ओके, चलो करते हैं क्वेश्चन। ये देखो, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट याद है, मैं इस फॉर्मेट को कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9th का है ये, बी पार्ट ना, 9th का ए का सेकेंड पार्ट। सबसे पहले तो आपको जीएसटी पेबल निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल, ठीक है, बाय कैश। तो वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करो? इनपुट टैक्स क्रेडिट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो? इनपुट टैक्स क्रेडिट।
यस और नो एवरीवन? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालने के लिए ये हो जाएगा कॉलम सीजीएसटी का, ये हो जाएगा एसजीएसटी का, ये हो जाएगा आईजीएसटी का, और यहां आ जाएंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहां पर मैं सबसे पहले आईटीसी स्टार्ट करता हूं। ठीक है, यहां पर स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले। मेरे पास ओपनिंग क्रेडिट दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीजीएसटी। मेरे पास ऑलरेडी आईजीएसटी का दिया हुआ है 77,000, सीजीएसटी का दिया हुआ है 20,000 और एसजीएसटी का दिया हुआ है 5,000। ओके, इसके बाद मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मैंने इंटरस्टेट परचेज किया है। क्या परचेज किया? इंटरस्टेट। और बच्चों इंटरस्टेट परचेज किया कितना अमाउंट? 1 लाख रुपए। ओके, तो 1 लाख रुपए इंटरस्टेट परचेज किया तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। बच्चों आईजीएसटी का रेट है 18%, तो ये कितना आएगा? 18,000 रुपए। यहां कुछ नहीं आएगा। फिर इसके बाद इंट्रा स्टेट परचेज जो आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 22 लाख। तो 22 लाख और जीएसटी का रेट दे रखा है आपको कितना? 9%। तो 9% ईच, 22 लाख रुपए का 9% लगेगा 198 सीजीएसटी और 198 एसजीएसटी। बच्चों ये है हमारा आईटीसी की डिटेल्स हमारे पास। तो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट आ चुका है। मैं इन दोनों का टोटल कर देता हूं, 218, ये आ गया 2,03,000 और ये आ गया 95,000। ठीक है, ये तो हमारा आ गया स्टेप नंबर 1। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर मुझे क्या करना है? मुझे आउटपुट टैक्स फाइंड आउट करना है। आउटपुट टैक्स फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट करूंगा? सेम फॉर्मेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी से। ये आपको दिया ही हुआ है, सीजीएसटी दिया हुआ है, एसजीएसटी दिया हुआ है, आईजीएसटी। अब बताओ, सबसे पहले आपके पास सप्लाईज में क्या क्या दिया हुआ है? इंटरस्टेट सप्लाई बच्चों, इंटरस्टेट सप्लाई कितना है? 5 लाख। इस 5 लाख रुपए की वैल्यू पर 18%, क्योंकि इंटरस्टेट है ना, 18% लगेगा। आईजीएसटी 90,000 रुपए आ गया। और इंट्रास्टेट सप्लाई है ना, इसके ऊपर ये वैल्यू कितनी दी है? 24 लाख। तो 24 लाख रुपीस पर 9% का लगेगा सीजीएसटी। तो 24 लाख रुपए पर 9%, 2,16,000। 2,16,000 सीजीएसटी और 2,16,000 एसजीएसटी। यस और नो? बस अब इसको टोटल कर देते हैं। तो 2,16,000 और 2,16,000 और यहां पे आएगा 90,000। ये आ गया मेरा बी पार्ट। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एडजस्टमेंट करनी है। अब मुझे निकालना है स्टेप नंबर 3 विच इज जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल, तो जीएसटी पेबल निकालने के लिए मेरे पास सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब आपको रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है क्या? स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 1, यानी कह सकते हैं इसको B माइनस ए, जो मैंने निकाला। अब B माइनस ए करना है हम लोगों को इसमें। अब सबसे पहले तो बताओ आउटपुट टैक्स कितना बनता है? आउटपुट टैक्स है मेरे पास 2,16,000, 2,16,000 और 90,000। मैं सबसे पहले कौन से क्रेडिट को सेट ऑफ करूंगा बच्चों? आईजीएसटी क्रेडिट को। मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट खत्म करना होता है, रूल है हमारा। अब 90,000 रुपए आईजीएसटी क्रेडिट पड़ा कितना हुआ है? 95,000। तो 90,000 तो मैं आईजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ कर देता हूं। बोलो हाँ या ना? ठीक है, और बाकी के रिमेनिंग 5,000 रुपए, अब मेरे को थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि मेरी पेबल, मेरे पास पेबल कितना पड़ा है और क्रेडिट कितना पड़ा है। देखो एसजीएसटी में क्रेडिट मेरे पास, एसजीएसटी में क्रेडिट कम है और पेबल मेरा ज्यादा है। तो मेरे को लगता है मुझे एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करना चाहिए 5,000 रुपए। तो मैं 5,000 रुपए एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने देखा कि सीजीएसटी में आपका जो क्रेडिट है वो पेबल से ज्यादा है, तो आपको जरूरत नहीं है वहां पर आईजीएसटी क्यों एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है ना, यहां पर आपने एडजस्ट कर दिया। अब आप चेक करो सीजीएसटी का क्रेडिट,
अब बच्चों सीजीएसटी का क्रेडिट कितना है? सीजीएसटी का जब क्रेडिट देखा तो मेरे पास क्रेडिट पड़ा है सीजीएसटी का 218। तो भाई आप ले सकते हो मैक्सिमम 218 का आप क्रेडिट ले रहे हो, यहां पर एडजस्ट कर दोगे। और बचा एसजीएसटी का क्रेडिट, तो एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के साथ चला जाएगा, कितना है 2,03,000, तो ये इसके साथ चला गया, ये हो गया खत्म। दैट्स इट एवरीवन। बताओ कितना बनेगा क्रेडिट? अब मैं यहां पे लिख सकता हूं क्रेडिट अवेलेबल, कितना क्रेडिट बचा हुआ है, और उस हिसाब से देखा जाए तो 2,000 का सीजीएसटी का क्रेडिट बचा हुआ है, इनका कोई क्रेडिट नहीं बचा, बल्कि एसजीएसटी का पेबल बचा है। पेबल, पेबल किसका बचा है? सीजीएसटी में कुछ नहीं है, एसजीएसटी में पेबल बचेगा 2,03,500 8,000 रुपए। ये है हमारा आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन ये करीब 8 नंबर का था, ठीक है, तो 8 नंबर अपने पूरे कर सकते हो, या 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं 6 नंबर का, टोटल 8 नंबर का था जिसमें से 6 का ये था, 6 का ये था। ओके, तो ये था हमारा 9th का ए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, आ जाओ आगे आ जाओ। 9th का बी देखो क्या लिखा है। सिद्धि अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ राजस्थान, he has received the following amounts in respect of the activities undertaken by him during the month of October 2022। अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, नीचे लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेड बाय सिद्धि फॉर द मंथ ऑफ October 22 बाय गिविंग द नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस ऑफ द वेरियस आइटम्स। ठीक है, assuming all the transactions stated above are intrastate and all above amounts are exclusive of GST, no need for bifurcation between CGST SGST। तो आपको बाइफर्केशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है अमाउंट रिसीव फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज अ टीम मैनेजर ऑफ अ नेशनल टीम। बच्चों आपने वो याद है चैप्टर 4 एग्जेम्पशन, जिसके अंदर हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कि एक स्पोर्ट्स बॉडी है, तो अगर किसी स्पोर्ट्स बॉडी को आप एज अ टीम मैनेजर सर्विसेज देते हो तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। यस और नो एवरीवन? आगे आ जाओ। अमाउंट रिसीव फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एग्रीकल्चरल आइटम्स के अंदर आ जाता है, एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अंदर आ जाता है, और इसलिए इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिर इसके बाद अमाउंट रिसीव फॉर सर्विसेज बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट। रिपेयरिंग, नाउ देखो इस वर्ड को ध्यान से समझना, दिस इज रिपेयरिंग सर्विस। बच्चों देखो, अगर ये रिपेयरिंग की सर्विस की बात हो रही है, अगर ये कंस्ट्रक्शन की बात हो रही होती तो ये जीएसटी के लिए एग्जेम्प्ट हो जाता, क्योंकि ये एग्जेम्पशंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, ये रिपेयरिंग सर्विस है, इसलिए बच्चों ये टैक्सेबल रहेगा। इस 10,000 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा, तो आपका आंसर होगा 10,000 रुपीज। क्या आंसर होगा? 10,000 रुपीज। इस 9th के बी पार्ट का आंसर है 10,000 रुपीज। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10th का ए। बच्चों 10th का एक कस्टम ड्यूटी पे चैप्टर पे आया क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं। राम एन इंपोर्टर फ्रॉम कंडला इंपोर्ट मशीन फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ लंडन, द वेसल कैरिंग गुड्स रीचेज मुंबई पोर्ट फर्स्ट एंड फ्रॉम देयर द गुड्स आर ट्रांसशिप्ड टू कंडला पोर्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो मैं यहीं पे वापस आ जाता हूं, यहीं पर शो कर देता हूं। सो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है, देखो वेसल से इंपोर्ट किया है, वेसल से इंपोर्ट किया है, और यहां पर मशीन की आपको कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है, और कितनी दी हुई है? 60,000 पाउंड। तो 60,000 पाउंड आपको मशीन की कॉस्ट दी हुई है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे? फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, चलो वो तो ऐड करेंगे ही, वो बाद में करेंगे एफओबी आने के बाद, है ना। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस, वो कह रहे हैं अभी तक असर्टेनेबल नहीं है, नहीं असर्टेनेबल तो क्या करते हैं? 1.125%, याद आया? बिल्कुल। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड फॉर वर्क एंड अंडरटेकन फॉर मशीनरी इन यूएसए, ये यूएसए में डिजाइन चार्जेस हुए हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा, बोलो हाँ या ना। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस आएंगे ना, 12,000 पाउंड। फिर इसके अलावा हैंडलिंग चार्जेस फॉर लोडिंग ऑफ द मशीन, तो भाई वहीं पर दिए ना हैंडलिंग चार्जेस, तो ये भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हैंडलिंग चार्जेस कितने अमाउंट है? 3,000 पाउंड, तो पाउंड 3,000 ऐड कर देते हैं। बच्चों इसके अलावा मेरे को दिए हुए हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस,
ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट। ये एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से शिपमेंट पोर्ट तक, ये भी यहीं पे आएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी इसके अंदर आएगा। अभी हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, एफओबी। मुझे एसेसेबल वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, और मुझे एफओबी कैसे निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया 5000 पाउंड, और कोई खर्चे बस, बाकी कोई भी खर्चा इसके अंदर ऐड नहीं होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 60 और 12 72,000 पाउंड, 72 और 8 80,000 पाउंड, 80,000 पाउंड। बच्चों इसको, ये पाउंड में है, हम इसको रुपीस में कर लेते हैं। ये मेरा एफओबी आ गया है, ठीक है, फ्रेट ऑन बोर्ड आ गया है मेरे पास 80,000 पाउंड। मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर देता हूं, एफओबी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, 80,000 पाउंड है, एक पाउंड की कीमत दे रखी है 100 रुपए, तो 80 लाख रुपए हो गया, यस और नो, 80 लाख रुपीस हो गया। अब इस एफओबी के अंदर आगे क्या करना है, हमें ऐड करना है फ्रेट। ये फ्रेट है जो फ्रेट रास्ते के लिए है, मतलब जो दूसरी कंट्री से इंडिया में आने के लिए, तो वो फ्रेट चार्जेस तो आएंगे आएंगे। 10,000 पाउंड दिया हुआ है, 10,000 पाउंड को क्या मैं 10,000 पाउंड को क्या मैं 100 से मल्टीप्लाई करके इंडियन रुपीस में ही कन्वर्ट कर देता हूं। कितना हो गया, 10 लाख रुपए, ये फ्रेट चार्जेस आएंगे। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस खर्चा ऐड करना होगा। कितना है, अब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, 1.125% ऑफ एफओबी, 80 लाख रुपए का 1.125%, ये आ गया 90,000 रुपए। ये आ जाएगा हमारा, ये हमारी आ जाएगी वैल्यू, इसको बोलते हैं CIF वैल्यू, है ना, CIF वैल्यू। और ये हो जाएगी 90,90,000। इसके अलावा मुझे एक लाइटरेज चार्जेस दे रखे हैं बच्चों। क्या ये वाले ट्रांसपोर्ट चार्जेस आएंगे मुंबई टू कांडला पोर्ट, ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो इंपोर्ट होने के बाद हुए हैं, ये तो आएंगे ही नहीं। अच्छा, लाइटरेज चार्जेस पेड एट पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, ये वाले आएंगे। लाइटरेज चार्जेस भाई लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको लाइटरेज चार्जेस दे रखे हैं, ये भी ऐड करने होंगे। ये आ गया हमारा 20,000, और टोटल हो गया ये 91,10,000। ये इसको हम बोलेंगे असेसेबल वैल्यू बच्चों। क्या बोलेंगे इसको, असेसेबल वैल्यू, असेसेबल वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो 91,90,000 इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट में। बच्चों बी पार्ट के अंदर क्या लिखा है, शिव गौरी ट्रेडर्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी provides the following information regarding various tax invoices issued by it during the month of October. Value of supply charge in the invoice number 1 was 1,50,000. कितनी वैल्यू चार्ज करी है, 1.5 लाख रुपए, एज अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू। अच्छा, एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू 3.5 लाख रुपए होना चाहिए था, 3,50,000 होना चाहिए था, बट चार्ज कितना किया, 1,50,000। तो इसका मतलब है 2 लाख रुपए कम चार्ज किए। 2 लाख रुपए बढ़ाना होगा, बढ़ाने के लिए क्या बनाते हैं, डेबिट नोट, यस और नो। क्वेश्चन ने यही बोला है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना था कि डेबिट नोट कहां कहां लगाना है और क्रेडिट नोट कहां कहां लगाना है। देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट क्या डेबिट नोट की जरूरत है या क्रेडिट नोट की जरूरत है। तो डेबिट नोट बनाना है यहां पर। अगले वाले में बताओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज इन द इनवॉइस नंबर 2 वाज 2 लाख एज अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1.5 लाख। तो भाई एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू 1,50,000 है, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना, 2 लाख रुपए एज अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू। तो भाई ज्यादा वैल्यू चार्ज कर ली है, तो वैल्यू को कम करना होगा, और कम करने का मतलब है हमें क्या बनाना होगा, क्रेडिट नोट बनाना होगा। आगे आ जाओ, टैक्स चार्ज इन इनवॉइस नंबर 6 वाज 45,000 एज अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ 12,500 ड्यू टू रॉन्ग रेट चार्ज्ड व्हाइल इशूइंग इनवॉइस। तो आपने गलत चार्ज कर लिया, ज्यादा चार्ज कर लिया। अगेन यहां पर क्या बनेगा बच्चों, क्रेडिट नोट बनेगा। कितने का बनेगा मैं बता देता हूं, 45,000 माइनस 12,500 विच इज इक्वल टू 32,500। तो 32,500 का क्रेडिट नोट। मेरे ख्याल से ये तो आप बता लगा ही लोगे भाई। यहां पे 50,000 का क्रेडिट नोट, यहां पे 50,000 का क्रेडिट नोट बनाना है, इसमें तो मेरे को लगता नहीं है कोई डाउट है भाई। यहां पे 50,000 का क्रेडिट नोट बनाना है, 50,000, यहां पे 50,000 का क्रेडिट नोट बनाएंगे। और इस वाले में जो दूसरा पार्ट है वो ये ऊपर वाला, यहां पे 2 लाख रुपए का डेबिट नोट बनाएंगे। कितने रुपए का, 2 लाख का, ठीक है। और इस वाले में 32,500, इस वाले में 32,500, 32,500।
ठीक है जी, आगे आ जाओ। लास्ट वाले पार्ट में लिखा है टैक्स चार्जेस इन वॉइस नंबर 10 वाज 25,000 एज अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ 50,000 ड्यू टू रॉन्ग एचएसएन। गलत एचएसएन डालने की वजह से आपने टैक्स लायबिलिटी जो इनवॉइस में चार्ज किया ना वो 25,000 चार्ज किया, जबकि चार्ज कितना करना चाहिए था? 50,000 रुपए। तो कम चार्ज किया तो बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाओगे तो क्या बढ़ाओगे? डेबिट नोट। बोलो हाँ या ना। दैट्स इट दोस्तों, ये है आपके न्यू स्टूडेंट्स जो कि सीएमए इंटर का न्यू पेपर है 2022 का पेपर। ठीक है, ये एक बारी आप लोग अपना आंसर्स चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो मेरी तरफ से ये हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको ओल्ड वाले बच्चों के पेपर लेके आऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो, ओल्ड वालों को भी पेपर दिखाऊंगा कैसा आया है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।